है ना। तो हम लोग नोट में लिख रहे थे एजियोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा, तो आइए एक दो पॉइंट लिख देते हैं। और कल फर्स्ट नोट एक लिखा दिए थे कि एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड by fractional distillation, समझा भी दिए थे, क्योंकि इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, आंशिक आसवन से इसे हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो लिक्विड है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, दोनों का दोनों एक ही साथ उबलने लगेगा। जब दोनों के दोनों एक ही साथ उबलने लगेगा तो वेपर में जब दोनों समान मात्रा में हो जाएगा तो बाहर भी दोनों समान मात्रा में निकलेगा, तो कोई भी लिक्विड को हम लोग अलग नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने देखा। दूसरा पॉइंट, ऐसे लिखा दिए फिर भी लिख दीजिए, इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स के बारे में नोट। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैज सेम composition in vapor as in the liquid। As in the liquid कहता इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इन मत लिखिए, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैज सेम कंपोजिशन इन वेपर एज इन द लिक्विड। स्थिर क्वाथी मिश्रण में वाष्प का संयोजन उतना ही होता है जितना लिक्विड का होता है। वाष्प में संयोजन उतना ही होता है जितना द्रव में होता है। तीसरा, any azeotropic mixture कोई भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म, या फॉर्म से लिखिए, फॉर्म any azeotropic mixture forms at a fixed composition, हर कंपोजिशन पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा, सिर्फ एक कंपोजिशन ऐसा होगा जहां पर एजियोट्रॉप्स बनेगा, है ना। तो कोई भी स्थिर क्वाथी मिश्रण एक निश्चित संयोजन पर बनता है, चौथा पॉइंट लिख, ओनली
इस बात को भी खाली ध्यान में रखिएगा ना, तो एजियोट्रॉप मिक्सचर के आप 4-5 नंबर का क्वेश्चन लिख दीजिए। यही सब पॉइंट आप एजियोट्रॉप का परिभाषा लिखिए, वही वाला पॉइंट लिख दीजिए, है ना, आपका 3 से 4 नंबर मिल जाएगा आराम से। only large positive deviation and large negative deviation सो या फॉर्म लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, फॉर्म एजियोट्रॉप्स only large positive deviation and large negative deviation form एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। केवल अधिकतम धनात्मक विचलन और अधिकतम ऋणात्मक विचलन, केवल अधिकतम धनात्मक विचलन और अधिकतम ऋणात्मक विचलन स्थिर क्वाथी बनाता है, है ना। नहीं तो ऐसे नोट के जगह पर आप क्या कर दीजिए ना बच्चा, अच्छा रहेगा, कंक्लूजन लिख दीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन लिख दीजिए, है ना, नोट के जगह पर कंक्लूजन लिख दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग एजियोट्रॉप से क्या क्या कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन लिख दीजिए। 5वां कंक्लूजन निकालते हैं, इसमें क्या, सिंपल सा लाइन में लिख देते हैं, देखो तो, कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन कौन सा एजियोट्रॉप से शो करता है? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन कौन सा एजियोट्रॉप से बनाता है? कौन सा? 2 को हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एगो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये वाला शो करेगा मिनिमम, उल्टा, अगर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन रहेगा तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से बनाएगा। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, पूरा लाइन लिख दीजिए, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन shows minimum boiling agiotrophs and large negative deviation shows maximum boiling agiotrope, agiotrophs. Large positive deviation shows minimum boiling agiotrope and large negative deviation shows maximum boiling agiotrope. मतलब क्या हुआ? अधिकतम धनात्मक विचलन या उच्च धनात्मक विचलन, वो भी लिख सको, उच्च धनात्मक विचलन न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी दिखलाता है।
गौर से समझिए, हिंदी थोड़ा देगा। उच्च धनात्मक विचलन न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी दर्शाता है और निम्न ऋणात्मक विचलन अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी दर्शाता है, या बनाता भी है, कह दे सको और फॉर्म भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना कंक्लूजन हम लोगों ने एजियोट्रॉप्स के बारे में निकाला, 5 कंक्लूजन है ना, 5 बातें हम लोगों ने देखा। और हम लोग कल ग्राफ बना के भी देख रहे थे। है ना। आइए अब आज नया एक टॉपिक शुरू करते हैं अपना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास या मोलर मास। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। ये हमारा टॉपिक आज का रहेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अनुसंख्य गुणधर्म एवं मोलर द्रव्यमान की गणना, ये तीसरा पॉइंट है, टॉपिक है। अच्छा हाँ, गौर से ध्यान दे दीजिए एक बार और थोड़ा देखिए। पहले हम लोगों ने पढ़ा लिक्विड सॉल्यूशन, हम लोग पढ़ रहे हैं जी, जरा गौर से समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट हम लोग लिक्विड लेंगे, है ना। विलायक हम लोगों को अवस्था होना चाहिए उस विलयन का द्रव, उसी को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं यही, तो हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। कौन कौन? सबसे पहले पढ़े हैं गैस इन लिक्विड। अगर आपको याद हो तो कि लिक्विड में हम लोग गैस को मिला रहे थे, तो इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा? हेनरीज लॉ। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा लिक्विड इन लिक्विड, कि जब द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो क्या होगा? लिक्विड इन लिक्विड, द्रव को द्रव में। तो देखिए राउल्स लॉ, इसमें हम लोगों ने देखा, जब भी हम लोगों ने देखा वो लिक्विड ही मिला रहे थे 2 के, तो इससे हम लोगों को राउल्स लॉ निकला। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा, कि सॉलिड को मिलाएंगे लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड, और ये हमारा बनेगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप ऊपर में लिख भी सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। उसके बाद आप नीचे में हेडिंग दे सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, द्रव में ठोस का विलयन। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है ना।
जरा गौर से देखिए, उसके बाद मोलर मास का गणना करेंगे। हेडिंग तो हमारा हो गया कि सॉल्यूशन ऑफ, वो दिया हुआ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मतलब वैसा विलयन जब हम लोग द्रव में ठोस को मिलाएंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं और इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या। ये मजेदार चीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे मोलर मास का। ये थोड़ा सा गौर से समझिएगा। अनुसंख्य गुणधर्म, हिंदी होगा अनुसंख्य गुणधर्म। आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं, है ना। आप लोग दोबारा नहीं, खाली डिफिनीशन लिख करके डैश दे सकते हैं। तो जरा इसका डिफिनीशन गौर से पहले समझिएगा, है ना। आइए मैं लिखता हूं, ओकर बाद आपको समझाऊंगा कि ये क्या कह रहा है। लिखिए दीज प्रॉपर्टी, उसके बाद मैं समझाता हूं। दीज प्रॉपर्टी which only depend on number of particles of solute. These property which only depend on number of particle of solute, not nature of solute, not nature of solute is called colligative property. Is called colligative property. जरा ध्यान से सुनो तो क्या कह रहा कि वैसा गुण, है ना, वैसा गुण जो केवल ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलेय के प्रवृत्ति पर, उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। एक सिंपल सा लैंग्वेज है बस। हाँ, एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है लेकिन बात वही कहता है। अब जरा ध्यान से देखो कि कोई अगर विलयन बन रहा है, जरा समझिए। तो जब भी बनेगा, और चूंकि हम लोग कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में कौन जाएगा? सॉलिड। तो कौन होगा जी? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिल करके क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा, विलयन बनाएगा। और इस केस में सॉल्यूट कौन होगा जी? सॉलिड। ठोस लेना होगा हमें विलेय का। सॉलिड ये होगा, और ये क्या होगा? सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा। तो कहता कि विलयन का वैसा गुण, कहता कि विलयन का वैसा गुण जो केवल
इस सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर निर्भर करेगा। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। क्या समझे इससे? जैसे मान लीजिए अगर कोई आप विलयन बना रहे हैं, आपने सॉल्वेंट ले लिया मान लीजिए पानी, और सॉल्यूट ले लिया मान लीजिए आप ग्लूकोज या चीनी या नमक, तो एक ऐसा गुण विलयन का जो केवल इस जो सॉल्यूट डालेंगे वो कितना उसका पार्टिकल डाला गया है, कितना उसका पार्टिकल डाला गया है उस सॉल्वेंट में, उस पर निर्भर करना चाहिए। तबे उस गुण को हम लोग बोलेंगे कि वो कॉलिगेटिव है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये जो सॉल्यूट है वैसा गुण, बार बार मैं कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझिए, करा कि सॉल्यूशन का वैसा गुण इसका जो केवल ये कितना डाला जा रहा बस उसी पे उसका मतलब है। ये उसको मतलब नहीं है कि इसमें ये क्या है, ये हम नमक ले रहे हैं कि चीनी ले रहे हैं कि ग्लूकोज ले रहे हैं कि कुछ और ले रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि वो कितना लिया जा रहा है, बस उस पे अगर कोई गुण निर्भर कर रहा है, अगर कोई गुण निर्भर कर रहा है सॉल्यूशन का, तो उस गुण को बोलेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव, यही जरा गौर से समझ। बस क्या डाला गया हमको मतलब नहीं है, अगर कोई ऐसा गुण है तो बताओ कौन सा ऐसा गुण है जो सिर्फ और सिर्फ विलेय के मात्रा पर निर्भर करता। पार्टिकल्स का मतलब मात्रा ही, क्योंकि एक मोल लेंगे तो उसमें तो 6 × 10⁻23 कण होगा, तो एक ही बात है, कण कहिए चाहे मात्रा कहिए एक ही बात है। क्योंकि मात्रा कहिएगा तो वो आपका उसी में तो कण आएगा। जैसे यही तो कह सकते हैं ना कि 5 ग्राम लेंगे तो 5 ग्राम में आप निकाल दीजिएगा कि कितना मोल होगा एक मोलिकुलर मास से। जैसे ग्लूकोज 5 ग्राम लिए, जैसे सॉलिड ग्लूकोज 5 ग्राम लिए, तो 5 ग्राम लिए तो इसको मोल में बदल दो, तो इसका जो मोलर मास है उससे भागा दे दो, तो ये मोल में कन्वर्ट होगा। पार्टिकल में बदलना है तो एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दो। तो एक ही बात है, पार्टिकल कहे चाहे तो इसका वजन कहे, मतलब कहने का क्या हुआ कि वैसा गुण जो केवल और केवल सॉल्यूट के वजन पर निर्भर करे। लेकिन आपको बुक में ज्यादातर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या दिया हुआ रहता है, तो यही हम लोग लिखते हैं कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो वैसा गुण है, अभी तो आपको पता नहीं कि कौन कौन सा गुण है, तो वो 4 गुण है जो कॉलिगेटिव है। तो आइए देखते हैं कौन कौन है, और उसको मैं बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो आइए, पहला है पहला है बच्चा, है ना, पहला 4 गुण है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टाइप्स हाँ लिख लो, टाइप्स लिख सकते। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो 4 प्रकार के हैं, या 4 गो, यह भी कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गो है। कौन कौन है जी? पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। हिंदी हो जाएगा क्या बच्चा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन।
आपेक्षिक अवनवन, उल्टा हिंदी होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनवन। लोअरिंग का मतलब होता है अवनवन। अब देखो ये बहुत लंबा लंबा, तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे, इसे शॉर्ट में आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? RLVP। तो आप लोग समझ जाइएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। क्योंकि इतना लंबा बार बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि बहुत बार लिखना होगा तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे, RLVP लिख देंगे। दूसरा है बच्चा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया अभी। बॉइलिंग पॉइंट इसके पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन, बढ़ना, है ना। तो लिख दीजिए क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा गुण है जी कॉलिगेटिव जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। है ना, इसी का नाम आपको इब्लियोस्कोपी भी है ना, इसका नाम क्रायोस्कोपी भी है। हम लोग उस समय बताएंगे, है ना। इसको इब्लियोस्कोपी भी कहते हैं। और लिख दो, फैन चल रहा है ना तो उसी समय लिखेंगे। चौथा अच्छा हिंदी क्या हो जाएगा बच्चा? हिमांक का अवनवन। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है हिमांक। मैं समझाऊंगा फ्रीजिंग पॉइंट उस समय क्या होता है। हिमांक का अवनवन, अवनवन, है ना। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा है बच्चा ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब, हिंदी में बोलते हैं परासरण दाब, परासरण दाब। परासरण दाब। ये हम लोगों को 4 पढ़ना है, 4 पढ़ लिए तो हम लोगों का ये आपका टॉपिक हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो आइए बारी बारी से 4 को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं आज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वहां वो भी चेक करेंगे कि कैसे यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर यह सिर्फ मात्रा पर डिपेंड किया ये वाला गुण, तो समझ जाना कि यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना। ये हो जाएगा आपका इब्लियोस्कोपी, क्रायोस्कोपी। तो आइए सबसे पहला पढ़ते हैं, उस समय भी लिख सको कोई दिक्कत नहीं। आइए पहला पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला पढ़ते हैं बच्चा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप समझिए पहले, जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों को मिला दिए तो आपका सॉल्यूशन बन गया। जरा गौर से समझिए, ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं समझाता हूं आपको क्या किसको बोलते हैं रिलेटिव, तो आप समझिएगा ये क्या चीज है। तो सॉल्वेंट कौन होगा? कोई लिक्विड होगा, कोई लिक्विड होगा। और ये सॉलिड क्या होगा? कोई ठोस होगा। ठोस इन लिक्विड ही तो पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या? नॉन वोलाटाइल लेना है हमें, लेकिन नॉन वोलाटाइल सॉलिड लेना है बच्चा। नॉन वोलाटाइल सॉलिड, नॉन वोलाटाइल अबाष्पशील। अबाष्पशील, अबाष्पशील का मतलब जो उड़े नहीं। वैसा ठोस मत डाल दो पानी में कि वो बाष्प बन जाए, है वैसा नहीं होना चाहिए। अबाष्पशील ठोस। अब जरा गौर करिए जी, अगर मैं बात करूं इधर का, इधर का, तो क्या सॉल्यूट अगर ठोस लीजिएगा इसके अंदर, तो क्या इसका वाष्प यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा जी, अबाष्पशील है तो उड़वे नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना बात? ये नहीं उड़ेगा, मतलब ठोस का कोई वाष्प नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ किसका वाष्प होगा? सॉल्वेंट का। ये लिक्विड है तो इसका वाष्प ऊपर चला जाएगा, इसका वाष्प बनेगा, और जब वाष्प बनेगा तो इसका वाष्प दाब भी होगा। बोलो। तो अगर पहले हम एक लिक्विड लिए, तो बताओ इसमें सिर्फ लिक्विड है, तो बताओ इसका हम वेपर प्रेशर कितना मान ले? अरे सिर्फ लिक्विड है का मतलब प्योर है, प्योर लिक्विड है ना, इसमें तो अभी कुछ मिला, अभी नहीं मिला है। अगर आपने ठोस मिला दे तब तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो फिर ठोस मिलाने के बाद जो प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का कहलाएगा। पहले हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन बनने से पहले अलग अलग। तो सॉल्वेंट का चूंकि अकेले है तो उसका वेपर प्रेशर को मैं मान लेता हूं P0। नहीं समझे? क्या समझे हम? P0। और अगर फिर हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिए तब जाकर के आपका सॉल्यूशन बनेगा, तब जाकर के आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब बताओ सॉल्यूशन जब ये जब मजेदार बात है, जरा गौर से समझिए। अब हम लोग इसमें सॉल्यूट डाल चुके हैं, तभी तो जाकर के इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बना है। और मैं इसके वेपर प्रेशर को पार्शियल वेपर प्रेशर सिर्फ P कह दूं। पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐसे A रहता था तो बोलते थे PA, और जिस सॉल्यूशन का कहते थे तो यहाँ P टोटल लिखते थे हम लोग, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या लिखते थे? P टोटल। P टोटल, तो P टोटल भी लिख दीजिए ना, तो P भी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P रहने दीजिए, P टोटल एक ही चीज है, क्योंकि ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब मैं पूछता हूं, इस केस में बताओ, इस केस में बताओ, जब हम लोग सॉल्यूट को इस लिक्विड में डाले हैं, तो बताओ इसका वेपर प्रेशर जो P आया है वो P0 से कम होगा कि ज्यादा होगा? बराबर होगा, बराबर होगा। सॉल्यूट इसमें डाले हैं, कम होगा। काहे? इसमें डाले हैं, ठीक है, कम होगा, एकदम कम, बात सही है, कम होगा, बिल्कुल कम होगा। लेकिन क्यों? आखिर रीजन क्या है?
क्यों कम हो? सॉलिड आप इसमें डाल दिए, ठीक है, घुल गया, कम हो गया इसका वाष्प दाब। जितना मान लीजिए 1 एटीएम था तो 0.8, मान लीजिए ये 1 एटीएम पहले था और इसका हो गया 0.8 एटीएम। तो ऐसा क्यों हुआ? ये कम क्यों हो गया? ये कम क्यों हो गया? तो कम इसलिए हो गया कि जब सॉल्यूट को इसमें डाले हैं तो जो सॉल्यूट का जो कण है, घुलने के बाद उसका कण भी सतह पर कुछ आ गया है। बुझाया बात की नहीं? क्योंकि घुलेगा तो वो भी तो आएगा ना सतह पर, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का, प्योर का था। तो यहाँ सतह पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल था, तो ज्यादा वाष्प बना यहाँ, और ज्यादा वाष्प बना तब वाष्प दाब ज्यादा रहा। लेकिन यहाँ जब मिलाए तो सॉल्यूट का कण कुछ यहाँ पे जगह छेक लिया, जहां लिक्विड के होना चाहिए था वहां ठोस का कोई कण आकर के उसका जगह छेक लिया। तो उतना जगह नहीं मिला सतह पर कि उतना ज्यादा वाष्प बने, और वही वजह से उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। कितना मजेदार चीज है, देखो। अब बताइए तो कितना कम हुआ? कितना कम हुआ कैसे निकाल दो? लोअरिंग, लोअरिंग निकालिए आप, लोअरिंग निकालिए, कितना कम हुआ? और क्या एटीएम का कम हुआ? देखो ना, इतनी नहीं सर, 0.2 एटीएम का, ये 1 एटीएम था, ये 0. कैसे निकाले? केकरा में से? पी नॉट में से पी, मतलब लोअरिंग हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट माइनस। अभी लोअरिंग हम कह रहे हैं, अभी लोअरिंग कह रहे हैं, और इसी को हम लोग डेल्टा पी भी कहते हैं। लोअरिंग को छोड़ो ज्यादा, बस लोअरिंग को पी नॉट माइनस पी समझो। बुझाया कि नहीं बुझाया? छापो फटक से, एक 30 सेकंड का समय दें, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? आइए एक लाइन लिख देते हैं इसके बारे में बच्चों। लोअरिंग मतलब कम होना, कितना कम हुआ? तो एक लाइन लिख लीजिए आप यहां। when a non-volatile when a non-volatile solute is added in solvent then vapor pressure of solution decreases due to decrease in effective surface area
इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। देखिए कितना मजेदार बात, वही बात मैंने कहा जो लिख दिया मैंने कि जब एक अबाष्पशील जब एक अबाष्पशील विलेय को विलायक में डाला जाता है तो विलयन का, जब एक अबाष्पशील विलेय को विलायक में डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्योंकि विलायक अणुओं के लिए प्रभावी पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है, प्रभावी पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है। है ना। अब जरा गौर से समझिए आगे, ये सब तो अभी थ्योरेटिकल चल रहा है, जरा गौर से समझिए। ध्यान दो तो जरा बच्चा, ये सॉल्यूट था, ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट है, और आप लोग दोबारा मत लिखिएगा, सॉल्यूशन है ये, माने तो लिखिए लेना काफी है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर, अगर हम बात करें इसके वेपर प्रेशर का, ये लिक्विड है। अच्छा, इस लिक्विड में कौन कौन है? सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। तो क्या अगर मैं इसका वेपर प्रेशर के अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करूं, बताओ जरा। अगर मैं उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूं कि कितना होगा तो कैसे करेंगे, किस लॉ से करेंगे? रॉल्स लॉ लगा दो ना, रॉल्स लॉ, इसमें भी रॉल्स लॉ लगेगा। अच्छा, इसमें कौन है? रॉल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी द्रव का जो पार्शियल प्रेशर होगा, यहां जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इस द्रव के इसका जो ऊपर में पार्शियल प्रेशर Pa होगा, जैसे मान लीजिए कोई A लिक्विड है, ये रॉल्स लॉ कहता है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं रॉल्स लॉ क्या कहता है कि कोई लिक्विड A है, उसका अगर पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर, नॉट प्रेशर, वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर का प्रेशर है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। कितना इसका इसमें है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। तो Pa बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब हटाइब हो तो यहाँ पे क्या आता था जी, Pa नॉट आता था कि नहीं? Pa नॉट क्या होता था? इस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब प्योर हो तब, जब प्योर हो तब, इन राउल्स लॉ का था। तो यहां भी तो लगेगा, यहां भी सॉल्वेंट है जो लिक्विड है ना, इसको A मान लीजिए तो इसमें भी लग जाएगा Pa बराबर x इंटू Pa नॉट। इसको B लगा दीजिए तो Pa बराबर xB इंटू PB नॉट, इसमें भी लगेगा सॉलिड में। ये सॉलिड तो ठोस है, तो वो कैसे ऊपर जाएगा, उसमें क्या लगाएंगे, यहाँ एक में लगेगा खाली, है ना, ये तो ठोस है ना। तो कहता क्या है, राउल्स लॉ कहता है कि वेन, यहाँ पे राउल्स लॉ क्या कहेगा कि वेन
a non volatile, लिख लीजिए, when a non volatile solute is added, then total pressure of solution is multiple of mole fraction of solvent and vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent. इस लाइन को जरा गौर से समझिए, क्या कहता है ये लाइन? ये कह रहा है कि जब एक नॉन वोलाटाइल, मतलब जब एक अबाष्पशील विलेय को जोड़ा जाता है तो विलयन का कुल प्रेशर विलायक के मोल प्रभास और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। और प्योर विलायक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। When a non-volatile solute is added in the solvent, total pressure of solution is equal to, भी लिख सको है, कोई दिक्कत नहीं, is equal to multiple of mole fraction of solvent and vapor pressure of pure liquid। आइए इस बात को जरा गौर से समझिएगा। ये रॉल्स लॉ तो पहले भी जानते थे। अब आइए जरा थियोरेटिकल, है ना, हम लोग इसका व्यंजक कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x1 है, ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन x1 है। मान लीजिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x2 है, मान लीजिए, तो सॉल्यूशन बना, डाले दोनों को, तो सॉल्यूशन यहां लिक्विड सॉल्वेंट है, कोई है ना, कोई सॉल्वेंट, और इसका चूंकि प्योर सॉल्वेंट है बच्चा, तो इसका वेपर प्रेशर को मैं मान लेता हूं क्या, P0 सिर्फ P0 मान लेता हूं, और इसके वेपर प्रेशर को मैं क्या मान लेता हूं, P मान लेता हूं। तो बताओ इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो राउल्स लॉ से कितना होगा जी, P इक्वल टू सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बच्चा x2 इंटू P0, और P0 क्या है जी, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। आप समझ ही गए होंगे, हैं? तो यहां अगर मन है तो बगल में लिख दीजिए कि x1 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, लिख दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 क्या हो जाएगा बच्चा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, P0 क्या हो गया,
पी नॉट क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ध्यान में रखिएगा नोटेशन है ना। और पी क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब, ये देखो विलयन का वाष्प दाब हम लोगों ने पी मान लिया। और हमें चाहिए बच्चा रिलेटिव लोअरिंग चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग चाहिए। तो पहले लोअरिंग निकालते हैं फिर आपको रिलेटिव समझाते हैं। तो ये वाला आप लोगों ने लिख लिया, P बराबर x2 इंटू पी नॉट, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां हम लोगों को आ गया P बराबर x2 इंटू पी नॉट। अच्छा ये P क्या है, किसका प्रेशर है, विलयन का। E क्या है, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। और P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, प्योर का, क्योंकि सॉलिड तो उसका तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, तो प्योर तो सिर्फ एक ही को बचाना, सॉल्वेंट। अब बताइए लोअरिंग कितना होता है, लोअरिंग कितना लोअरिंग हुआ था बच्चा, पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी, यही ना हुआ था। लोअरिंग इतने ना हुआ था जी, लोअरिंग, अरे इतने ना कम हुआ था, क्योंकि हमें लोअरिंग चाहिए, हमें चाहिए वेपर प्रेशर का लोअरिंग। तो और आप अच्छा एक बात और इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी इक्वल टू, आप पी के जगह पर ये वाला रख दीजिए, पी बराबर क्योंकि x2 इंटू पी नॉट, अभी राउल्ट्स लॉ से, ये कहां से आया था, राउल्ट्स लॉ से, तो रख दीजिए। तो पी नॉट माइनस x2 इंटू पी नॉट। आगे बढ़िए, मजेदार, पी नॉट माइनस पी बराबर इधर ले लीजिए, पी नॉट कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस x2 जी। पी नॉट को इधर लेकर के आ जाइए और नीचे में हो जाएगा पी नॉट, और इधर क्या बच गया बच्चा, 1 माइनस x2। बोलो, नहीं समझा, अरे गुना में पी नॉट, इधर भागा में नीचे पी नॉट नहीं आएगा, तो इधर क्या बचा, 1 माइनस x2, नहीं समझा। अच्छा आप कह कि अच्छा मनवा रखिए दिए सर, तो यही तो बतिया है सर कि हम मनवा रखें चाहे कुछ करें। देखो ठीक है, पी नॉट माइनस पी, और पी अगर मैं पी के जगह पर पी x2 माइनस p2 रखूं तो क्या ये वाला अलगे हो जाएगा, एक से अलगे नहीं ना होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया है और कुछ नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है, तो मैंने एक इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को बराबर कर दिया कि अरे यार पी के जगह पर मैंने उतना रख दिया, पी के जगह पर रख दिया, चूंकि दोनों बराबर होगा तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया एक इक्वेशन बनाने के लिए, और कुछ नहीं दिया बस। तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी इक्वल टू, पी नॉट कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस x2। तो आप नीचे में लिख दीजिए बच्चा क्या, पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस x2, 1 माइनस x2, और पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट इक्वल टू, ई कितना होगा पता, 1 माइनस x2 x1 हो जाएगा। बटा पी नॉट, तो पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट बराबर 1 माइनस x2 हो जाएगा x1, क्योंकि दोनों का सम x1 x2 मोल फ्रैक्शन है, दोनों का सम 1 हो जाएगा, तब 1 माइनस x2 हो जाएगा x1। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान, यही तो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे? कहो कैसे सर? आप शब्द पर गौर करिए, मैं समझाता हूं कैसे इसको बोले। आइए उसको मैं थोड़ा सा खाली बस आपको समझाता हूं कि कैसे उसको रिलेटिव बोले। अगर सिर्फ लोअरिंग कहेगा तो अलग बात, क्वेश्चन अलग अलग पूछता है। आपेक्षिक अवनवन कहेगा तो अलग बात, अगर सिर्फ अवनवन कहेगा तो अलग बात। यहां देखिए अभी हमारा आया है P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू कितना? x1। यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ शब्द पर गौर करिए, जरा ध्यान दीजिए। जी अगर मैं कहूं लोअरिंग, अगर मैं सिर्फ कहूं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग मतलब लोअरिंग बता ही दिया, लोअरिंग कितना कम होता है? P0 माइनस P। लोअरिंग मतलब अवनवन, अवनवन तो अवनवन तो इतना होगा, P0 में से P घटा दो वो अवनवन निकलेगा। लेकिन अगर रिलेटिव कहेगा तो आपको P0 से भागा देना पड़ेगा। अब कहो कैसे सर? जैसे मान लीजिए हम में तुम में कंपटीशन हो रहा है, हम में तुम में कंपटीशन हो रहा है दौड़ का। मान लीजिए तुम 15 किलोमीटर भाग रहा है, मैं 10 किलोमीटर भाग रहा हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ, अगर सिंपल सा कहा कि तुम मेरे से कितना ज्यादा भाग रहे हो, तो वो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ज्यादा भाग रहे हैं। लेकिन अगर कहे कि मेरे सापेक्ष तुम कितना ज्यादा भाग रहे हो, मेरे सापेक्ष लिखा हुआ रिलेटिव, आपेक्षिक, मेरे आपेक्षिक, मेरे से कितना ज्यादा, इसका मतलब होता है इसका जब भागा देते हैं ना तब रिलेटिव बनता है। तो आपका कहना पड़ेगा मेरे, अगर सापेक्ष कहिएगा कि आप कितना ज्यादा भाग रहे हैं तो कहिएगा वो भाग तो रहा है 5 मीटर ज्यादा, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा, सॉरी 5 किलोमीटर पर सेकंड ज्यादा, और मेरा खुद का है 10, तो 5/10। तो मेरे सापेक्ष अगर कोई पूछे कि वो कितना जा रहा तो कहिएगा 1/2 किलोमीटर पर घंटा, वो मेरे सापेक्ष भाग रहा है। और अगर कोई पूछे कि मेरे से ज्यादा कितना भाग रहा है तो सिंपली 5 किलोमीटर पर घंटा, मेरे से ज्यादा। वही बात है, अगर कहे कि कितना कम हुआ है तो कब हो गया जी, ओकर P था, इधर वाला के P0 था तो इतना कम हुआ। लेकिन अगर कहे कि रिलेटिवली कितना कम हुआ तो आपको जो शुरुआत में ओरिजिनल था वो क्या हो जाएगा, भागा उससे आपको देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव, और वो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन किसका? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। तो इसीलिए तो इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो ना, यह जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये टोटल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर सिर्फ निर्भर कर रहा है बच्चा? कि ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पर निर्भर कर रहा है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन x1 है। एकर मतलब सिर्फ और सिर्फ यह सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर निर्भर कि एकरा में कितना आपने सॉल्यूट डाला है, कितना डाला है। मोल फ्रैक्शन मतलब कई ग्राम। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो भी यही कह रहा था कि वैसा भी प्रॉपर्टी, वैसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल कितना डाला गया है, कणों की संख्या पर निर्भर करे। तो देखो तो जी, ये भी तो कणों की संख्या पर ही RLVP निर्भर कर रहा है, सिर्फ कितना डाला गया उसी पर तो निर्भर कर रहा है। कोई मतलब नहीं कि इसके साथ क्या है सॉल्यूट, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ देखो x1 आ रहा है, इसका मतलब है कि x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना डाला गया देखिए उसी पर निर्भर कर। इसीलिए कहते हैं कि इस दैट्स व्हाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के कणों पर निर्भर कर रहा है, उसके संख्या पर निर्भर कर रहा है। मोल फ्रैक्शन मतलब वजन, वजन मतलब कई गो उसमें मॉलिक्यूल डाला गया है। तो इसीलिए एक लाइन लिख दीजिए,
एक लाइन लिख दीजिए यहाँ पर कि RLVP only depend on X1. That's why we can say that RLVP is a colligative property. RLVP is a colligative property. Colligative property है ना। देखिए कितने मजेदार तरीके से मैंने RLVP को नॉट लोअरिंग, देखिए लोअरिंग के पर लोअरिंग आपको कभी नहीं, ये सिर्फ अवनवन नहीं होगा, अवनवन आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग है कॉलिगेटिव, क्योंकि इसके बराबर तो कुछ नहीं, इधर तो प्रेशर आ जाएगा। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितना मजेदार बात। तो क्वेश्चन दोनों से पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछ देगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताइए कितना कम है, तो सिंपल सा और में से घटा दिया भाई, एकरा में से सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन वाला, क्योंकि सॉल्वेंट वाला ज्यादा होगा, सॉल्यूशन वाला कम होगा, क्योंकि सॉल्यूट डाल दिए है। और अगर रिलेटिव कहेगा तो खाली पी नॉट से भागा दे देना है, पी नॉट से क्या कर देना है, भागा दे देना है। जो पी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से भागा दे दो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल जाए, है। चलिए बाकी हम लोग कल देखेंगे, कल इस पे एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, हाँ, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और फिर अगला स्टार्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस पे कुछ 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे, और लास्ट में जब खत्म हो जाएगा चारों तो 8-10 और कुल लेकर मिला के न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो हम लोगों का लगभग अब खत्म होने वाला है सॉल्यूशन, 3 से 4 दिन और बस, है ना। और बाकी जो देखते हैं वो कमेंट करिएगा बार बार, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब चैनल को, है ना, कि जब आपको यहाँ डाल लें, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, आप देखिएगा हर लेक्चर वाई लेक्चर आपको 1 से लेकर के आज ये तो लगता है 21 होगा लेक्चर, 21 क्लास हो गया 21। आप सीरियल अगर जिनका छूट गया लेक्चर 1, 2, 3, 4 एकदम सिस्टमेटिक देख लीजिए पूरा का पूरा, है ना, आपको सॉल्यूशन पूरा समझ में आ जाएगा। एकदम सिस्टमेटिक देखिएगा कि पहले लेक्चर 1 फिर 2, 3, 4, 5 नहीं कि पहले 20वां देखोगे तो लेवल नहीं करेगा। तो सिस्टमेटिक आप लोग देखिए, है ना, और बाकी देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, और जो दिक्कत होता है ना, वो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में आपको उसको मैं समाधान करूँगा उस प्रॉब्लम, है। तो आइए कल अगले लेक्चर में मिलते हैं।